चलो बेटा चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब एक बात समझ लेना बेटा, आपकी जनरल नॉलेज ना फेल हो जाती है इकोनॉमिक्स में। जनरल नॉलेज बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। वर्डिंग्स पर जाना, वर्डिंग क्या लिखे है। शुरू की 2 डेफिनेशन बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट। क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम एनालिसिस जरूर करेंगे हर पॉइंट पर। बता देता हूं क्या होता है। इस डेफिनेशन को ना अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, ठीक है। मीन्स, इंक्लूड एंड डज नॉट इंक्लूड। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, क्या क्या चीजें हम और इंक्लूड करने वाले हैं और क्या क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी का कभी पार्ट नहीं बनेंगी, ठीक है। बता देता हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री, या आप बोल सकते हो बेटा ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। ये तो हमारी जनरल नॉलेज भी बोलती है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, किसी भी देश की पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। ये तो हमारी जनरल नॉलेज बोल रही है बेटा, लेकिन ये बातें और ये बातें हमारी जनरल नॉलेज हम सॉल्व नहीं कर सकते। इट इंक्लूड बेटा 3 चीजें इंक्लूड करेगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं लिखूंगा कम और बोलूंगा ज्यादा, ठीक है। क्या क्या 3 चीजें इंक्लूड करता है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। अब ये बात आराम से समझना, क्या कहना चाह रहा हूं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, वर्ड दोनों लिखे हुए हैं, ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री बिटवीन 2 और मोर कंट्री। मैं बेटा सब कुछ आसानी से समझाने के लिए इंडिया का ही एग्जांपल लूंगा। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री। और क्या क्या शामिल कर ले, पहली चीज जो शामिल करनी है, जो इंक्लूड करनी है, शिप्स और एयरक्राफ्ट। अगर उसका ऑनर और ऑपरेट करने वाला दोनों इंडिया का ही रेजिडेंट है, ठीक है। चाहे वो किसी भी कंट्री में एयरक्राफ्ट चल रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री में शिप चल रहा है, हमें मतलब नहीं है, फिर वो इंडिया का ही पार्ट है। लो एक एग्जांपल दूं, मेरी तरफ देखना बाबू। सबसे सिंपल एग्जांपल, एयर इंडिया ऑन कौन कर रहा है, इंडिया। ऑपरेट करने वाला मान लो वो भी इंडिया का पर्सन है, ठीक है। जो कैप्टन है वो भी, सॉरी जो पायलट है, या अगर वेसल की बात करें, शिप की बात करें, कैप्टन है वो भी क्या है, इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट है। चाहे भी बेटा वो फिर किसी भी कंट्री में है। मान लो एयर इंडिया की फ्लाइट चल रही है बेटा फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया, ठीक है बेटा। ये किसका पार्ट माना जाएगा, जनरल नॉलेज फेल हो जाएगी, ये इंडिया का पार्ट माना जाएगा। अपनी जनरल नॉलेज मत चलाना यहां पर। क्या बोल रहा है वो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by the normal resident between 2 or more countries। समझ आई बात। जनरल नॉलेज नहीं कर रही ना काम, करेगी भी नहीं। समझ आई बात, ठीक है। इतनी बात ओके है, बड़े आगे। पहली चीज समझ में, इंक्लूड क्या करना है। चलो अब अगली बात, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। 3 बातें हैं, अभी बताता हूं इन सबके मतलब आपको। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। अब बेटा ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। मुझे तो सब कुछ याद है पर आपको करना है, ठीक है। मैं वर्डिंग पर जाना, एग्जैक्टली वर्डिंग पर जाना, क्योंकि मैं एक एक एनालिसिस करने में 5-5 मिनट लगाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पहली बार बहुत आराम से पढ़ना है, उसके बाद तो रिवीजन में तो भगा देना चाहिए, ठीक है। फिशिंग वेसल समझते हो क्या होता है, वो वेसल जिससे फिशिंग की जाती है, ठीक है ना। सारी कोस्टल लाइन पे की जाती होगी ना, आसपास तो की जाती होगी ना, पक्का ना। फिशिंग वेसल, वो वेसल जिनसे फिशिंग की जाती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये क्या होता है, पता है कि कीमत कितनी कितनी होती है, 50-50 हजार करोड़।
नेचुरल गैस रिग क्या करते हैं बेटा, ओशंस में चलते हैं और हमारे को आज की तारीख में सेंसर वाले आते हैं, ये बता देते हैं कि हाँ आपको किस ओशन में किस हिस्से में यहां पर नेचुरल गैसेस और ऑयल मिलने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया के पास एक भी अपना नहीं है, 50,000 करोड़ का एक है। अभी आपको बताऊंगा, देखो कितने कितने टेक्निकलिटी से बनाई गई है इकोनॉमिक्स। आप वर्ड पर जाओगे ना आपको भी लगेगा हाँ यार कुछ ना कुछ तरीके का लिखा हुआ है। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी चीज पानी के ऊपर तैरती हुई, हर चीज फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कोई नाव ही क्यों ना हो, ठीक है। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। अब यहां पर वर्ड ओन्ड नहीं है, सिर्फ वर्ड ऑपरेटेड है। पता है क्यों? अगर ओन्ड होता फिर इंडिया का तो कभी बन ही ना पाता, कभी भी ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ना बनता इंडिया की। तो इन्होंने ओन्ड लिखा नहीं, समझदार बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स बनाने वाले, उन्होंने वर्ड ही क्या लिखा, ऑपरेटेड बाय। देखो यहां तो वर्ड था ओन्ड एंड ऑपरेटेड, यहां पर वर्ड क्या है, सिर्फ ऑपरेटेड है। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म operated by the normal resident in the international water where they have the exclusive right of operation। अब ये बात बहुत काम किया है, what do you mean by international water? इंटरनेशनल वाटर की क्या चीज होती है, यही समझ लो। लो समझाता हूं, ऑल्दो ड्राइंग इज वेरी पुअर, लेकिन कुछ समझने की कोशिश करता है। बाबू मान लो ये इंडिया की कोस्टल लाइन है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है आपको पता है ये कैसे मेजरमेंट होती है ओशन की? न्यूटिकल माइल्स में मेजर होती है, ठीक है ना। बता देता हूं, किसी भी देश के कोस्टल लाइन से 200 न्यूटिकल माइल तक हम बोलते हैं EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं इनको। SEZ सुना है कभी? SEZ सुना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्हें बोलता है EEZ। SEZ से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस क्लियर कर रहा था। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स 200 न्यूटिकल माइल तक। यानी कि एक बात बताऊं, अगर इस 200 न्यूटिकल माइल के अंदर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो वो इंडिया का ही पार्ट है। सर एक बात बताओ ना, ऐसा क्यों डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा क्यों डिसाइड कर रहे हैं? कौन सा देश लेगा टैक्स, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अगर वो इंडिया की इनकम है तो इंडिया लेगा टैक्स, किसी और देश की इनकम है तो वो लेगा टैक्स। समझ आई बात? आपको पता है फिशिंग वेसल कहां चलते हैं? यहीं तो चलते हैं, और कहां चलते हैं, ठीक है ना। आप ये मत सोचना यहां से कोई इनकम नहीं होती, सबसे मोटी इनकम ही यहीं से होती है। सारी नेचुरल गैसेस ऑयल यहीं मिलने वाले हैं आपको, टेंशन मत लो। समझ आई? अब इंटरनेशनल वाटर क्या होता है बेटा? EEZ के बाद जो कुछ भी है वो सब इंटरनेशनल वाटर है, वो किसी देश का पानी नहीं है। इंडिया ये तो कह सकता है 200 न्यूटिकल माइल तक ये तो हमारा पानी है जी, 200 न्यूटिकल माइल के बाद किसी देश का पानी नहीं है, वो क्या है? इंटरनेशनल वाटर। अब समझने की बात क्या है, लिखा क्या था? फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। कहां से आया एक्सक्लूसिव राइट? एक्सक्लूसिव राइट समझते हो? सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सक्लूसिव राइट। सर इंटरनेशनल वाटर में एक्सक्लूसिव राइट कौन देता होगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से खरीदना पड़ता है। एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है? मिल जाता है। आपने पे करा, रिलायंस ने पे करा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से राइट खरीद लिया कि इतने महीने तक हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग चल सकते हैं और किसी के नहीं चलेंगे, तो आप पेमेंट कर दो, आप ही का हो जाएगा वो। अगर बेटा आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल चुका है और आप इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहे हो, इन तीनों में से कुछ भी कर रहे हो, चाहे फिशिंग वेसल चल रहा है, चाहे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग चल रहा है, चाहे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है, वो किसका पार्ट है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। रिलायंस के एंगल से बोल रहा हूं। समझ आई बात? कहां पर इनकम क्लेम होगी? इंडिया में। कहां टैक्स दिया जाएगा? इंडिया में। इंटरनेशनल वाटर में चल रहा था तब भी, हां, क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव राइट खरीदा हुआ था। समझ आई बात? दो बातें समझ आई। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by the normal resident of a country between two or more country, fishing vessel, oil and natural gas rig and floating platform operated by the normal resident in the international water where they have the exclusive right of operation। ठीक है, ठीक है। एक और चीज इंक्लूड करनी है, अभी टेंशन नहीं लेनी लेकिन बिल्कुल भी। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ any country located abroad। समझ लो ये भी क्या होता है। embassies, consulates and military establishment of any country located abroad। बाबू इंडिया की एम्बेसी इंडिया में हो सकती है?
इंडिया में क्या करना है? कहाँ हो सकती है? किसी भी कंट्री में हो सकती है एक्सेप्ट इंडिया। और इंडिया की एम्बेसी कहीं पर भी हो, कॉन्सुलेट्स कहीं पर भी हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहीं पर भी हो, वो इंडिया का ही पार्ट माने जाएंगे। इंडिया की एम्बेसी इन रशिया, इंडिया का पार्ट। इंडिया की एम्बेसी इन श्रीलंका, इंडिया का पार्ट। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल कर ही दो, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में क्या फर्क होता है? हाँ, मैंने बताया था बेटा, देखो एम्बेसीज ना जनरली आपको कैपिटल में ही मिलती है, जिस भी देश में है उसकी कैपिटल में ही मिलती है। और कॉन्सुलेट्स के बहुत सारे ऑफिसेस हो सकते हैं, दोनों के सिक्योरिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को सिक्योरिटी एक जैसी ही मिलती है, फर्क क्या है? इनके नेचर ऑफ वर्क में। आपको पता है क्या, आप वीजा कौन इशू करता है? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स? अब आप जो मूवीज देखते हो वहां पर तो हमेशा बोलते हैं एम्बेसीज से लगता है, कॉन्सुलेट से लगता है वैसे वीजा। ठीक है, एम्बेसीज का काम क्या होता है समझाता हूं। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। कोलंबो में क्या है बेटा? एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है। ठीक है, उसका काम पता है क्या होगा? श्रीलंकन गवर्नमेंट से अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, वो सिर्फ यही काम कर रही होगी इंडियन एम्बेसी। और कॉन्सुलेट्स कहाँ होंगे? उनकी हर बड़ी सिटी में होंगे। ठीक है, उनका काम क्या होगा? वहां के लोगों को बताना कि इंडिया में कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज है, उनको वीजाज इशू करना कि वो इंडिया आए, लोग ट्रैवल पर्पस के लिए आए या बिजनेस पर्पस के लिए आए। समझ में आई? टेक्निकली ये फर्क है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? कभी सुना है आपने रशिया और इंडिया की आर्मी ने मिलकर प्रैक्टिस करी कि इतने दिन का कैंप लगा, इंडियन आर्मी गई रशिया में प्रैक्टिस करने, इन्हें बोलते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। समझ में आई बात? बाबू क्या लिखा हुआ है? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। किसी भी कंट्री में हो, इंडिया के एंगल से बोल रहा हूं, इंडिया की एम्बेसी किसी भी कंट्री में हो, इंडिया के कॉन्सुलेट्स किसी भी कंट्री में हो, या इंडिया की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी भी कंट्री में हो, दे आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। समझ आई बात? इतनी बात समझ आई तो बढ़े आगे। मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री इंक्लूड्स तीन बातें: शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री बिटवीन टू और मोर कंट्री, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। एंड थर्ड वन, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ठीक है, ऑन द सेम लॉजिक डज नॉट इंक्लूड में एक बात आएगी, यही वाली बात दूसरे सेंस में, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। सर इंडिया की एम्बेसी या इंडिया का कॉन्सुलेट्स श्रीलंका में है तो वो इंडिया का पार्ट है, और अगर उनका इंडिया में है तो फिर हमारा पार्ट कहां से है? फिर तो उन्हीं का पार्ट हुआ ना। क्या बोल रहा हूं मैं? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, इंडिया में किसी भी कंट्री की एम्बेसी है वो हमारा पार्ट नहीं है, और जिस जिस कंट्री की एम्बेसी है उन रिस्पेक्टिव कंट्री का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है फिर वो। ठीक है ना? रशियन एम्बेसी इन इंडिया रशिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है वो। इतनी बात ओके? पक्का क्लियर? एंड सेकेंड वन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक WHO एंड UNO लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री। सुन लो बेटा, चाहे WHO है या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे UNO या इसके अलावा भी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती ही नहीं है। कहीं पर भी हो, इंडिया में हो तब भी इंडिया का पार्ट नहीं है, अमेरिका में हो अमेरिका का पार्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसी कोई कंट्री नहीं कह सकती है मेरी है या मेरा राइट है इसके ऊपर, किसी कंट्री का कोई राइट नहीं है। समझ आई बात? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक WHO एंड UNO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, चाहे किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में लोकेटेड हो, किसी भी कंट्री का पार्ट माननी ही नहीं जाएंगी। बस इतनी सी बात थी। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आया तो बेटा नॉर्मल रेजिडेंट भी बहुत आराम से समझ में आएगा। समझ आई ना बात? किस में बेटा? देख, अगर वो वर्ड कर देते ऑन एंड ऑपरेटेड, ठीक है, और इंडिया ने क्या करा, मान लो जर्मनी से लिया
रेंट पर ऑपरेट करने के लिए, और एक्सक्लूसिवली चला रहा है और चला भी इंटरनेशनल वाटर में रहा है, पर वो कहता है ये तो मेरा पार्ट हो ही नहीं सकता। देखो आपने पॉइंट में लिखा हुआ है ओन्ड, ना तो मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में आया, ना मैं टैक्स दूंगा, ना मैंने इनकम कमाई, फिर उस हिसाब से वो बच जाता। ऐसे थोड़ी बचने दे देंगे आपको, वो सियाने हैं यार, ठीक है ना, आप सियाने हो, वो डबल सियाने हैं, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है एक दिन, ठीक है, इसलिए उन्होंने वर्ड लिखा ही नहीं, ओन्ड काम ही निपटाया, ऑपरेटेड ही लिखा सीधा, ताकि आप टैक्सेस दो, आप डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानने जो और आप टैक्सेस दो। जब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है तो इंडिया को ही तो देगा टैक्स, ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात में कोई समस्या? बढ़े आगे, चलो नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन देख रहे हैं हम अब। लो जी सामने देखना बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट में एक पोर्शन है मींस वाला और एक है डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, सबसे पहले मींस को क्लियर करते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? सिर्फ इंसान, बस ये बात क्लियर रखना, नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ इंसान नहीं होते। नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन आ सकता है बेटा? इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी भी आ सकता है, उनको भी देखा जाएगा वो नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी इंडिविजुअल or institution who ordinarily resides in any country and whose center of economic interest also lies in that country। अब ये दोनों बातें क्लियर कर लो, ठीक है। Who ordinarily resides in any country, and whose center of economic interest also lies in that country। Center of economic interest also lies in that country। What do you mean by center of economic interest? बेटा देखो एक बात सुनो, अगर मैं कहीं से कमा रहा हूं, कहीं पर खर्च कर रहा हूं और कहीं पर जोड़ रहा हूं, तो बेटा वो जगह मेरे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 3 वर्ड आते हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। अगर मैं इंडिया से कमा रहा हूं, इंडिया में ही खर्च कर रहा हूं और इंडिया में ही जोड़ रहा हूं, तो मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है। समझ आई बात? नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन दैट कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है, मेरे एंगल से सोच लो, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन इंडिया, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा इंडिया, अर्निंग यहां पर, स्पेंडिंग यहां पर और जोड़ना भी यहां पर। क्या मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूं? पक्का, ठीक है, समझ आई बात। आईटीसी इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन सहारनपुर, इंडिया, इंडिया का पार्ट है नहीं है, है, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जनरली इंडिया ही आएगा उसका भी। समझ में आई बात? दोनों बातें आ सकती हैं, इंडिविजुअल भी, इंस्टीट्यूशन भी, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन एनी कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। बस एक बार सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोबारा बता दो क्या होता है? 3 चीजें, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, ठीक है, ओके बात। 6 चीजें नहीं आनी, 6 चीजें, बस ये समझ लो, बस आधी जंग तो जीत ही जाओगे आप इस चैप्टर की अगर ये दोनों डेफिनेशन पूरी होगी तो, ठीक है। चलो खैर घबराना नहीं है, बहुत आसान है, अभी तक समझ में आया तो हर बात आगे भी समझ में आएगी, ठीक है। चलो पहली बात, ये सबसे मुश्किल टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, समझाना ही इनको औखा है, ठीक है। चलो सबसे पहली बात, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल फैसिलिटी, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सब बढ़िया याद होंगे, दिक्कत मत मानना। मैं क्या बोल रहा हूं? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ, देखो मैं आपको याद कराऊंगा, हाँ
आर ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एसएससी का कोर्स किया, एसएससी पास करी, ठीक है। रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, अगर इनमें से किसी भी पर्पस के लिए आए हो तो आप इंडिया का पार्ट हो नहीं सकते। देखो सोचने की भी बात है, ठीक है। बीसीसीआई ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, इंडियन क्रिकेट टीम का मैच है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यहां खेलने आई, तो आप उनको ही कह दोगे अच्छा आप तो नॉर्मल रेजिडेंट हो गए इंडिया के, नहीं कहोगे ना। देखो बात से भी क्लियर हो रहा है, फॉरेन टूरिस्ट हो या विजिटर हो, कंट्री को विजिट किस पर्पस से करा है? स्पोर्ट्स, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स के लिए विजिट किया है। नहीं बनोगे बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनोगे इंडिया के, ठीक है। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आया, नहीं बनोगे, ठीक है। और बेटा ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ मैच चल रहा है और ऑस्ट्रेलियन कंट्री से उनकी ऑडियंस आई है सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो वो क्या पार्ट बन जाएंगी? नहीं बेटा, वो भी नहीं बनेगी, वो रिक्रिएशन के लिए आई है। रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। रिक्रिएशन के लिए आए हो, हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आए हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हो, स्टडी के लिए आए हो, स्पोर्ट्स के लिए आए हो और कॉन्फ्रेंसेस के लिए आए हो। आप पार्ट नहीं हो किसी भी देश के, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाओगे आप इंडिया का, इंडिया के एंगल से बोलूं तो, ठीक है। पहली बात समझ में आई। आर ने एचएम की पढ़ाई करी और एसएससी के पेपर दिए, ठीक है ना, याद रखना बस, ये 6 के 6 वर्ड याद हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। ओके बात। दूसरी बात, एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लो पहले लिख कर बोलता हूं, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। बेटा ये तीनों बातें, अभी हमने एक बात पढ़ी थी जब डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ रहे थे, बेटा अगर फॉरेन कंट्री की इंडिया में एम्बेसी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं। फॉरेन कंट्री के कॉन्सुलेट्स है तो वो है पार्ट? नहीं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है फॉरेन कंट्री की तो इंडिया का पार्ट है, इंडिया में तो नहीं, ठीक है ना। तो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। अभी देखो जनरल साइंस देखो, पहले सुनो, ये बात तो पढ़ो ना। मैं इंडिया के एंगल से नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन बोल रहा हूं, देखो क्या लिखा है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ठीक है, ऑफिशियल डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। लो पूरा कर ही दो मैं बात को, लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। लो एनालिसिस करते हैं, इस पूरे पॉइंट पर एनालिसिस है मेरा, और किसी बात पर एनालिसिस नहीं है। लो मैं लिख देता हूं एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले बात है लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। मैंने गिवन कंट्री मान ली मेरे एग्जांपल में इंडिया, ठीक है, मैंने कंट्री मान ली इंडिया क्योंकि मैं इंडिया के एंगल से समझा रहा हूं। कहता है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी। पहले तो एक सिंपल सी बात सोचने की है, इंडिया में कौन से देश की एम्बेसी होगी? इंडिया की होगी, इंडिया की होगी। इंडिया में एम्बेसी नहीं, क्या करेगी इंडिया की एम्बेसी? रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है। उसने क्या बोला? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, इसमें काम करने वाला रशियन। इंडिया में रशियन एम्बेसी है, ठीक है। रशियन एम्बेसी जनरली जो रिक्रूटमेंट देती है वो रशिया के ही लोगों को देती है। रशिया के लोग रशियन एम्बेसी में जॉब कर रहे हैं लेकिन कर इंडिया में रहे हैं। क्या बेटा ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे कभी जिंदगी में भी? रशियन एम्बेसी इंडिया में है, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है? रशिया का पार्ट मानी जाती है। और हम तो ये मानेंगे ना तो रशिया में जॉब कर रहा है, इंडिया में थोड़ी जॉब कर रहा है, तो ये कभी नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा इंडिया का? कभी जिंदगी में भी नहीं बन सकता। देखो पढ़ने की बात है, अगर आप इस चीज को आराम से पढ़ोगे तो बड़ा आराम से क्लियर होगा। सामने देखते रहो, अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात, अभी एनालिसिस बहुत बड़ा है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। बेटा हमारे लिए गिवन कंट्री हमेशा इंडिया, समझने के लिए आसान रहेगा। इंडिया, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, पहले तो यही कंफर्म कर लो, इंडिया में एम्बेसी इंडिया की नहीं होगी, रशियन एम्बेसी, ठीक है। फॉरेन स्टाफ डालो अब इसके अंदर, रशियन एम्बेसी है तो स्टाफ भी क्या होगा? रशियन। बेटा मुद्दा यह है ये नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं? नहीं होगा। जब बेटा ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है तो इसमें काम करने वाला कहां से नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा? ये जब पार्ट ही रशिया का मानी जाती है तो इसमें काम करने वाला तो ऑटोमेटिकली रशियन हुआ ना। लेकिन एक बात बताऊं,
एम्बेसीज में छोटे मोटे काम करने के लिए इंडियन को रिक्रूट कर सकते हैं, पोचा मारने के लिए, वो भी रशिया से लाए लाए क्या? नहीं। चलो बाबू, इंडियन को रिक्रूट कर लिया इन्होंने, ये किसका पार्ट है बेटा? ये किसका पार्ट है? बस ये सोच के बता दो। ये हमेशा इंडिया का बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया ही निकलेगा। समझे? कमाएगा जरूर यहां से, लेकिन बेटा खर्चा करेगा भी इंडिया में और जोड़ेगा भी इंडिया में। समझ आई बात? ये एनालिसिस समझ आया कि नहीं? बस ये बता दो। समझ जाओगे ना, बस इतना झेल जाओगे तो अब कुछ भी झेल जाओगे। बस ये दोनों पॉइंट मुश्किल थे, बाकी तो आसान है। अब मेरी जंग आदि आसान कर चुके हो आप, ये झेल गए ना, बस बाकी सब झेल जाओगे, भी टेंशन ना लो। ठीक है, बढ़े अब आगे, इतनी बात ओके। ठीक है, मीन्स नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स एन इंडिविजुअल or institution who ordinarily resides in any country and whose center of economic interest also lies in that country but does not include, दो बातें कर दी मैंने, कौन कौन? Foreign tourist and visitor who visit the country for the purpose of recreation, holidays, medical treatment, study, sports, conferences, foreign staff of embassies, official diplomat, member of armed force located in a given country। लो member of a armed force पे भी थोड़ी सी बात कर ही दूं बेटा। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगी रशिया की इंडिया में, डोमेस्टिक टेरिटरी वाली डेफिनेशन याद है? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कभी इंडिया का पार्ट नहीं होती ना। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगी इंडिया में, रशिया और इंडिया ने मिलकर प्रैक्टिस करनी है, कोई आर्मी कैंप है 1 महीने का, उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में लगाया, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट होती है? नहीं। तो बेटा उसमें जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स हैं, क्या वो इंडिया के रेजिडेंट कभी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। देखो लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स लोकेटेड एनी कंट्री। लोकेटेड इन एनी कंट्री, हमारे लिए तो एनी कंट्री इंडिया, इंडिया में लोकेटेड है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। क्यों आए होंगे? कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगी होगी, तभी आए होंगे मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। तो क्या ये बेटा कभी नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगे इंडिया के? नहीं बन सकते। समझ आई बात? ओके है बात? ठीक है, बढ़े अब आगे, चलो रब कर देता हूं, फिर बढ़ते हैं आगे। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट, 6 पॉइंट है, 2 हुए अभी, सांस ले लो रामदेव जी ठीक है, हाँ जी। पॉइंट नंबर 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक WHO and UNO are not considered normal resident of any country। सुन लो बेटा, क्या ये किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं? तो बेटा किसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकती है? नहीं होंगी। सुन लो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो मेरे को लिखना क्यों पड़ा यहां पर, क्योंकि बेटा नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन कहती है इंडिविजुअल भी आता है और इंस्टीट्यूट भी आता है। इंस्टीट्यूट आता है, WHO और UNO इंस्टीट्यूट है। अगर मैं ना लिखता ये पॉइंट तो बेटा ये काउंट हो जाते नॉर्मल रेजिडेंट में, इसलिए उसने लिखवाया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है, चाहे वो WHO है, चाहे वो UNO है, आर नॉट कंसीडर्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इनको हम जनरली बोलते हैं दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरियाज। ये किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है, इन्हें बोलते हैं ये कोई इंटरनेशनल एरिया का पार्ट है। समझ आई बात? सबसे आसान था ये, ठीक है। 3 बातें समझ आई, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस। और सेकेंड वन, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। और बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक WHO एंड UNO या एटसेट्रा और भी कोई हो सकती है, आर नॉट कंसीडर्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, चलो अब काम की बात। हाँ, इनका क्या होगा? एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री फ्रॉम विच दे बिलोंग, फ्रॉम विच दे बिलोंग, नॉट वेयर दे वर्क। समझ में आई कहने की क्या बात कर रहा हूं मैं आपको? बाबू WHO का ऑफिस इन इंडिया, WHO इंडिया, ठीक है,
और इसमें काम करने वाला अमेरिकन। लो अब पहले देख लो कि मैंने बात क्लियर लिखी है कि नहीं। यहां पे क्या लिखा था, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये रही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये रहा बेटा एम्प्लॉय। क्या कह रहा है बेटा, ये किस देश का रेजिडेंट बनेगा, टू विच दे बिलोंग, टू विच दे बिलोंग, नॉट वेयर दे वर्क। ये किसका रेजिडेंट माना जाएगा, अमेरिका का, ना कि इंडिया का। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, अगर इसको काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो ये उस जगह का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जहां ये काम करता है, वहां नहीं जहां से बिलोंग करता है। ऐसा क्यों, 1 साल की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर 1 साल से ज्यादा हो गया ना काम करते हुए तो यकीन मानना इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया आ रहा होगा पक्का। समझ आई बात, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। 4th पॉइंट, अगर कोई एम्प्लॉई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, दे आर कंसीडर्ड द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग, नॉट वेयर दे वर्क। ठीक है, उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जहां को वो बिलोंग करता है, वहां का नहीं बेटा जहां पर वो लोकेटेड एट WHO का ऑफिस या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। लोकेटेड इंडिया में लेकिन काम करने वाला अमेरिकन है तो बेटा अमेरिका का ही नॉर्मल रेजिडेंट वो बनना चाहेगा। ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पे बात यह है बेटा, अगर काम करते हुए इसको 1 साल से ज्यादा हो गया है तो बेटा वो जहां काम कर रहा है तो वो वहां का ही नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा, अगर काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि बेटा इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस केस में यहां इंडिया ही निकल रहा होगा। ठीक है, 4 बातें होगी, अब तो छोटी छोटी 2 बात रहेगी। ठीक है, हाथी निकल गया, बस पूछ रह गया। चलो 5th पॉइंट, ठीक है, 5th पॉइंट की बात करते हैं। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, commercial traveler and seasonal worker provided their stay is less than 1 year, provided their stay is less than 1 year, less than 1 year। लो बड़ी सिंपल बात बाबू, क्या लिखा है, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, ठीक है, कमर्शियल ट्रैवलर एंड सीजनल वर्कर। देखो अगर मैं देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर को इग्नोर कर दूं, बस ऊपर वाली बात पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ये कहां पर लिखा हुआ है, डज नॉट इंक्लूड में लिखा हुआ है, यानी कि ये तीनों कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट बन ही नहीं सकते। एक्सेप्शन क्या है, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर, यानी कि अगर 1 साल से ज्यादा हुआ तो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे। वैसे जनरली 1 साल से ज्यादा होगा। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, फॉरेन का वेसल आया, कितने दिन रुक जाएगा इंडिया में, उसके साथ क्रू मेंबर आए, कैप्टन आया और क्रू मेंबर है, कितने दिन रुक जाएगा, 10 दिन 15 दिन चला ही जाएगा उसके बाद। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा रुक गया तो वो क्रू मेंबर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। कमर्शियल ट्रैवलर आए कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, इंडिया में देखने रॉ मटेरियल किन किन चीजों का होता है, किन किन गुड्स की मार्केट बन सकती है, कितने दिन रुक जाएंगे, 15 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना। 1 साल से ज्यादा रुके तो नॉर्मल रेजिडेंट, अदरवाइज नहीं। सीजनल वर्कर, मोमोज बनाने आगे नेपाल से लोग ठीक है, हाँ, सीजनल वर्कर, अगर उनकी स्टे लेस देन 1 ईयर है तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, मोमोज ज्यादा बढ़िया बिक रहे हैं, थापा के मोमोज, तो बेटा हो सकता है ठीक है, ठीक है। अब बड़े काम की बात, लास्ट वन, ठीक है, चेहरे की मुस्कान अलग है आपके, ठीक है, लास्ट वन, बस अब तो जंग जीत चुके हम बाबू। लो लास्ट वन बहुत आसान है, बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर, अब ये बहुत आराम से समझ लो, ठीक है, ऐसे इंटरप्ट मत करना, ये खराब हो जाए मैटर। ठीक है, जहां इतना बढ़िया समझ लिया तो 6 पॉइंट और बढ़िया। बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉसेस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस टू वर्क इन अनदर कंट्री, दे आर कंसीडर्ड द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू विच दे इन विच दे लिव, नॉट वेयर दे वर्क फ्रॉम। अब ये बात आराम से समझ लो बाबू, कोई बॉर्डर वर्कर है, ठीक है, और उसको क्या करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है ताकि वो दूसरी कंट्री में काम कर सके। ठीक है, देखो मैं बताता हूं, मान लो ये बॉर्डर है, ये वैसे बता देता हूं किसके लिए कंसीडर किया गया है। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है जिनके बॉर्डर आपस में मिलते हैं। ठीक है, मान लो एक कंट्री में वो रहता है, ठीक है, और रोज बॉर्डर को क्रॉस करता है क्योंकि दूसरी कंट्री में वो यहां पर काम करता है। ठीक है, कहता है ये नॉर्मल रेजिडेंट कहां का माना जाएगा, जहां वो रहता है, वेयर दे लिव, नॉट वेयर दे वर्क फ्रॉम। ठीक है,
बॉर्डर वर्कर, ये इंडिया का है और ये पाकिस्तान का है। पापा इनको रोज बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है वर्क करने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है। ये कभी भी क्या होगा, पाकिस्तान का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे, ये हमेशा इंडिया के ही रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, आप समझ में आ जाएगा पक्का। मैं दोबारा बोल देता हूँ, बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर crosses the border on regular basis to work, they are considered normal resident of that country in which they live, not where they work from। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन इसी के साथ खत्म हो गई। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक।